आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज फरवरी महीने का पहला दिन है। आज बजट का दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण संसद में दे दिया है और जो सब बातें उन्होंने कही वो सब अब आप मोटा मोटी सुन लिए होंगे, देख लिया होगा। लेकिन अगर इसे समझना इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन फिकर नॉट, आज इस पॉडकास्ट का प्रेजेंटर यानी मैं ऋतुराज एक बिल्कुल जो आम आदमी के मन में सवाल होता है या है उसे पूछूंगा हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार से। उसके बाद अगर आपको इस बजट का एक एक धागा ना अलग अलग दिखने लगे तो कहिएगा। और मेरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर होगा जिसका सीधा नाता आपसे, आपकी डेली लाइफ से या आपके घर परिवार से है। शुभम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम शुभम। थैंक यू। शुभम सर, मैं ना शुरुआत करता हूं कि मैं एक 25, 27, 30 साल का लड़का हूं, जो कि मैं हूं। अब मानिए कि मैं एक नौकरी करता हूं, मेरी जो मंथली तनख्वाह है वो 25, 30, 35 हजार रुपए है। पहला सिचुएशन। दूसरा कि एक लड़का है जो 25 साल का है, वो अभी मार्केट में आया है और वो अपने लिए नौकरी तलाश रहा है। और तीसरा एक लड़का जिसके पास 1.5-2 साल से नौकरी थी, वो 25, 30, 35 हजार रुपए कमाता था, लेकिन पेंडेमिक में उसकी नौकरी चली गई। इन तीनों लड़कों के लिए क्या है इस बजट में? देखिए, अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए आप सबसे बड़ी चीज देखें तो जो नौकरी पेशा लोगों का हर बजट में सबसे बड़ा इंतजार होता है वो जो टैक्स की स्लैब है, जो आयकर में राहत है, उसको लेकर होता है। और ये बात समझनी होगी कि इस साल के बजट में कोई भी आयकर की राहत नहीं दी गई है। यानी कि अगर आप जैसे पिछले बार आपके पास 2 विकल्प थे आयकर की, एक नई नीति थी, एक पुरानी नीति थी, उनमें आप जो भी कुछ करते थे वही आपको इस साल भी करना है। आपको किसी भी तरीके की आयकर पर, इनकम टैक्स पर किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं दी गई है। एक चीज यहाँ पे बस जो दी गई है, जो आपके इस तीनों एज वर्ग के लिए मुझे लगता है काम की चीज हो सकती है कि अगर ऐसे व्यक्ति जिसकी छोटी तनख्वाह है या 30, 35, 40 हजार रुपए आपने जो तनख्वाह बताई और उसने होम लोन ले रखा है, तो जो इस साल होम लोन पर एक 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त छूट थी इनकम टैक्स में कि अगर आप ब्याज पर 2 की जगह 3.5 लाख रुपए तक की आयकर में रियायत ले सकते थे, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा आयकर के लिहाज से इस पूरे बजट में कोई भी बड़ी घोषणा नहीं है। दूसरी बड़ी चीज ऋतुराज, जो आपने कहा कि जो रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो किसी घोषणा का हिस्सा नहीं थे कि जिससे ये कहा गया हो कि इतने रोजगार सरकार इस साल देना चाहेगी। किसी घोषणा के साथ इस तरीके की बात नहीं कही गई। लेकिन एक चीज निश्चित तौर पर है कि सरकार जब इकोनॉमी में पैसा डाल रही है, जब सरकार ये कह रही है कि हम 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो निश्चित सी बात है इसको सरकार का ये मानना है कि वो कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटी में, सड़कों को बनाने में, पुल को बनाने में, बिल्डिंग्स को बनाने में इसका एक हिस्सा लगाएगी, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है उसको बढ़ावा दे सकती है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, ऐसा इसको हम नहीं कह सकते कि कल कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और परसों से आपको नौकरी मिलने लगेगी। तो अगर आप देखें तो मायूसी उन लोगों को हो सकती है जो इस बजट के बाद नौकरी देख रहे थे, उन लोगों को मायूसी हो सकती है जो इस बजट के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, सरकार हमारे हाथ में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए छोड़ेगी। इस बजट में मोटे तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिचुएशन चेंज करता हूं शुभम, उसके बाद आप बताइएगा कि जिनकी हालत ऐसी है उनके लिए क्या है। अब मेरे घर में एक बाइक है जो मैंने कॉलेज के दिनों से रख रखा है, एक कार है जिसे मैंने अभी कुछ दिन पहले खरीदा है, 3-4 साल पहले, और एक गाड़ी मेरे पिताजी के पास है जो लगभग 12 से 15 साल पुराना है। अब वो नई नहीं खरीद सकते क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। इन तीनों केसेस में क्या कोई फर्क पड़ेगा इस बजट के बाद? देखिए, जहां तक आपने वाहन की बात की, आपने बात की बाइक की और कार की, तो सबसे पहले वाहन से जुड़े जो सबसे बड़ी बातें समझने की जरूरत है वो ये, एक स्क्रैप पॉलिसी की सरकार ने घोषणा की है। स्क्रैप पॉलिसी में ये कहा गया है कि 15 साल से पुराने कॉमर्शियल और 20 साल से पुराने पर्सनल वाहन मतलब जो आप और हम रखते हैं, अगर 20 साल से पुराने पर्सनल वाहन किसी के पास, तो उसको एक फिटनेस टेस्ट कराना होगा अपने वाहन का, और
उस फिटनेस टेस्ट के बाद स्क्रैप पॉलिसी में ये हो सकता है कि उसको कहा जाए कि आप इस वाहन को बदलिए, इस वाहन को हटाइए, और या फिर फिटनेस टेस्ट में अगर उसको पास करता है तो शायद वहां पर, हालांकि इस बजट में उसका जिक्र नहीं है, बजट से पहले ये बातें जरूर चल रही थी कि अगर कोई पुराना वाहन चलाता है तो उस पर एक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। सरकार की पूरी कोशिश इस स्क्रैप पॉलिसी के पीछे ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने की है, क्योंकि अगर पुरानी गाड़ियां, उसको कई तरीके से सरकार ने समझाया कि आप पॉल्यूशन कम करेंगे अगर पुरानी गाड़ी सड़कों पे नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डीजल और पेट्रोल की जो खपत है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आप नई गाड़ियां कर लेंगे तो माइलेज उसका बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो पुरानी गाड़ियां अगर सड़कों से हटेंगी, उनकी जगह नई लेंगी, तो इससे आपकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और स्क्रैप पॉलिसी की मांग बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री भी कर रही थी, और बहुत सारे जो हितधारक इससे जुड़े हुए थे, चाहे वो पर्यावरण के नजरिए से हों, चाहे वो ऑटो उद्योग के नजरिए से हों, सरकार के पास ये हमेशा अर्जी लगा रहे थे कि एक स्क्रैप पॉलिसी की जरूरत भारत में बहुत लंबे समय से है, और जिसको सरकार ने अब आगे बढ़ाया है इस बजट में। तो एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, वाहन से जुड़ी आप ये समझिए कि पेट्रोल और डीजल इन दोनों पर सरकार ने सेस बढ़ा दिया है, एग्री सेस, 4 रुपए का डीजल पर और 2.5 रुपए का पेट्रोल पर। इसका सीधा असर आप पर या हम पर इसलिए नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इसको जो तेल वितरण कंपनियां हैं उनके लेवल पर, उनके जो मार्जिन्स हैं या जो उनका कमीशन है उसके लेवल पर, या सरकार अपने किसी और मद में इसको एडजस्ट करेगी। हालांकि सीधा ग्राहक को उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन देर सवेर अगर पेट्रोल डीजल में ये सेस बढ़े हैं, अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, जो लगातार बढ़ रही हैं, हमने ऐतिहासिक निचले स्तर से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखी है लगातार, अगर ये तेजी और बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। तो एक ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको महंगे ईंधन की मांग झेलनी पड़ सकती है। ठीक है। अब तीसरा, मेरी शादी हो चुकी है, हमने और मेरी पत्नी ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए थे और उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया था, मैंने सोना खरीद लिया था। इस मोर्चे पर सरकार ने क्या किया है जिसका असर हम पर, या अगर कोई उसका लाभ लेना चाहे तो उस पर पड़ सकता है? देखिए, अगर निवेश केवल सोने में किया था तो आपसे जुड़ी 2 खबरें हैं इस बजट में। एक ये कि सोने और चांदी पर सरकार ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको 12.5 से घटाकर 10% कर दिया है। इसका मतलब कि देश में जो गोल्ड का आयात है वो सस्ता हो जाएगा। इससे हमको और आपको जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो कुछ सस्ती मिलने लगेगी, लेकिन 2-2.5% 50,000 के लेवल पर जब सोना हो तो बहुत बड़ा अंतर शायद नहीं डालता है। एंड कंज्यूमर के एंड पर, कारोबार के एंड पर ये बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन हाँ, हमारे और आपके बहुत बिल्कुल एंड यूजर के स्तर पर देखें तो इसका बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसके अलावा गोल्ड के एक्सचेंज की एक बात सरकार ने कही है। ये पिछले मुझे अगर सही याद है 2018 के बजट में भी एक गोल्ड एक्सचेंज बनाने की बात कही गई थी। सरकार ने कहा है कि देश में गोल्ड एक्सचेंज बनाएंगे, वेयर हाउस बनाएंगे गोल्ड का, और इसका जो रेगुलेटर होगा वो सेबी होगा, सेबी इसको रेगुलेट करेगा। तो गोल्ड के बिजनेस, इस घोषणा के बाद मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो गोल्ड से जुड़ा बिजनेस है इसको कुछ बूस्ट मिल सकता है, इसको कुछ राहत मिल सकती है, कुछ हम इसमें ट्रांसपेरेंसी तो देखेंगे ही देखेंगे, निवेशकों का रुझान भी इस ओर बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इसके इधर अगर आपने सोने चांदी के इतर कहीं शेयर बाजार में निवेश किया होगा तो इस बाजार में, इस बजट के बाद आज बाजार चारों तरफ से गुलजार है। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, जिसका असर निश्चित तौर पर म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार पर आधारित तमाम स्कीमें जो हैं, निवेश विकल्प जो हैं, उनको मिलेगा। ठीक है, शेयर बाजार का आपने जिक्र किया, शेयर बाजार पे ही अगला सवाल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं शेयर बाजार में भी पैसे लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे लिए क्या है इस बजट में? जी, आपके लिए सबसे ज्यादा है इस बजट में। आपके लिए सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो आज जो शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है, इसका जो फायदा होगा वो होगा ही होगा। इसके अलावा सरकार ने विनिवेश का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, फिर से, जो पिछले साल से भले कम हो, लेकिन 1,75,000 करोड़ का बड़ा लक्ष्य है। और इसके अलावा तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो बाजार में हमें इस साल आती दिखेंगी। जैसे सरकार ने कहा कि LIC का IPO इस साल लाया जाएगा, BPCL में विनिवेश होगा, सेल में विनिवेश होगा, कॉनकॉर में निवेश होगा। ये कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं, तो जिनके IPO आएंगे वहां आपको निवेश करने का मौका मिलेगा, और सरकार की जो पुरानी कंपनियां विनिवेश है वहां भी निश्चित तौर पर
आकर्षक कीमतों पर आपको अच्छे शेयर खरीदने का मौका मिल सकता है। ठीक है, विनिवेश को लेकर जो बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं। ट्विटर पे और बाकी जगह लोग ट्रेंड भी करा रहे हैं कि सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो। क्या है ये, इसे लेकर इतनी क्यों बहस है या इसे लेकर इतनी जोकबाजी क्यों चल रही है? देखिए, विनिवेश पहले क्या होता है, हमको ये समझना चाहिए कि विनिवेश का मतलब ये होता है कि आपने पहले से जो कुछ निवेश किया था, उस निवेश में से आप थोड़ा सा पैसा वापस निकाल रहे हैं। इसको साधारण भाषा में विनिवेश कहते हैं। अब सरकारी कंपनियां हैं, मान लीजिए अगर सरकार उनमें अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने पहला निवेश करके इनको बनाया था और उनसे अब अपना पुराना कुछ निवेश निकाल रही है। तो विनिवेश में क्या होता है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनमें कुछ हिस्सेदारी बेचकर और सरकार पैसा जुटाती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि सरकार पूरी की पूरी कंपनी या पूरा कोई प्रोजेक्ट परियोजना, जैसे मान लीजिए इस बजट में एक आ गया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को, बंदरगाह को, पोर्ट्स को, या आप कह लीजिए एयरपोर्ट की, इन तमाम चीजों को भी इसमें निजी क्षेत्र को लाया जाएगा या इसको बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा और सरकार इसके जरिए पैसा जुटाएगी। हमें ये समझना होगा कि राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर ये बड़ा बड़ा फैसला है, साहसिक फैसला है। अगर सरकार इसको कर गुजरती है, अगर मान लीजिए कि सरकार वाकई इस विनिवेश के लक्ष्य को और जो सरकार ने कहा है जिन सरकारी संपत्तियों का निजीकरण वो करना चाहती है, अगर वो कर लेती है, तो ये सरकार के पास बड़ी राशि को जुटाएगा। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल इसका एक मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान शायद हो, या बहुत चुनौतियां तो कम से कम होंगी, क्योंकि ये दिखता भी है कि ऐसे समय में सरकार इन सारी संपत्तियों को बेचने जा रही है या रखने जा रही है जब बाजार में मंदी है। तो जब हमारे पास कुछ नहीं और हम अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं या उसका निजीकरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेलिंग की भी आशंका हो सकती है। ठीक है। शुभम सर, आपका मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है। पिछले साल जब बजट आया था तो आपने बात की थी और आपने उस बजट को कहा था ना कि ये बजट जो है वो कुहनी में लगा गुड़ जैसा है। इस बार का बजट क्या है? देखिए, इस बार का बजट बहुत कुछ ऐसा कहता नहीं है जिसका सीधे सीधे आपको कोई फायदा हो। ये हमें समझना होगा कि ये ना तो इलेक्शन से पहले का बजट है, ना इस बजट में कुछ ऐसा था कि कोई बहुत अच्छे दिनों का बजट है। मंदी का बजट है, खाली जेब का बजट है, सरकार के पास बहुत देने का पैसा नहीं है, संसाधन बहुत निश्चित हैं। आप अगर नंबरों में इस बजट को देखें तो 30 लाख करोड़ का बजट पिछले साल का था, इस बार इसको बढ़ाकर 34.5 लाख करोड़ का बजट कर दिया है। सरकार ने 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो देखिए, दिया कब जाता है, जब आपके पास होता है। अगर सरकार के पास मान लीजिए बफर होता, सरकार के पास अच्छे ऐसे संसाधन होते जहां से सरकार को पूरी उम्मीद होती कि ये पैसा आएगा, तब शायद सरकार कुछ दे भी सकती। लेकिन अगर आप देखें तो राहत के मोर्चे पे ना तो सीधे लोगों के हाथ में कुछ दिया गया। जैसे हम अगर बजट याद करें इलेक्शन ईयर का, तो हमें याद होगा कि किसानों के लिए सम्मान निधि लाई गई, 6,000 रुपए सीधे किसानों के हाथ में रखा गया। तो वो सीधी एक बेनिफिट था जो हमें समझ में आया कि हाँ यार, ये सीधा बेनिफिट लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। बहुत सारे लोग इस बजट की भी ऐसी कुछ घोषणाओं की इस बजट में भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा देगी, लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो खपत करेंगे। इससे क्या इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है प्राइवेट कंजम्पशन की, वो उसको पैसा मिलेगा, बल मिलेगा, और वो अगर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो निश्चित तौर से इकोनॉमी में रिवाइवल मिलेगा। तो क्या समझा जाए कि ये देने से ज्यादा लेने का बजट है? सरकार लेगी हमसे ज्यादा इस साल? जी बिल्कुल। देखिए, सेस जो लगाए गए हैं, हमने देखा कि तमाम चीजों पे सरकार ने सेस लगाए हैं। तो सीधी सी बात है कि सरकार जिन रास्तों से पैसा जुटा सकती थी टैक्स के माध्यम से, वो तो सरकार जुटा ही रही है। इसके अलावा विनिवेश के और जो कंपनियों को बेचने का वो किया हुआ है, जो योजना बनाई गई है, एक पॉलिसी, एक नीति लाने की जो बात है मोनेटाइजेशन की, वो एक बड़ा संकेत है कि सरकार के पास क्योंकि बहुत कुछ देने को नहीं है, इसलिए सरकार तमाम साधनों से इस संसाधनों को जुटा रही है। अगर आप बजट की मोटी एक बात में आपको समझाऊं बहुत आसान तरीके से, अगर आपको समझना चाहें तो जो कर्ज है, सरकार इस बार कर्ज भी सबसे ज्यादा कर्ज की हिस्सेदारी होगी सरकार के पास, जो सरकार पैसा जुटाएगी खर्च करने के लिए। मतलब अगर सरकार का 34.5 लाख करोड़ का बजट है, इसको अगर आप सीधी भाषा में समझिए, आपको 34.5 रुपए अगर पूरे साल में खर्च करने हैं,
तो वो पैसा आएगा कहाँ से? कहीं से तो आपको पैसा लाना पड़ेगा। तो वो पैसा या तो टैक्सेस से आएगा, या वो विनिवेश से आएगा, या वो सरकारी संपत्तियों की बिक्री करके आएगा, उनके मोनेटाइजेशन से आएगा, है, या उधार लेकर आएगा। यही 4 तरीके हैं मोटे मोटे। अब अगर आप इस बजट को समझें, तो अगर आप ये मान लें कि बजट 1 रुपए सरकार कमाएगी, तो उस 1 रुपए में से 36 पैसे सरकार कर्ज ले लेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? बिल्कुल। 36 पैसे सीधे सीधे सरकार कर्ज ले लेगी। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। 1 रुपए में से जीएसटी सरकार को करीब 15 रुपए मिलेगा, ये सरकार को उम्मीद है। 15 पैसे सरकार, हाँ 15 पैसे रुपए में 15 पैसे का सरकार जीएसटी ले लेगी। ठीक है। 14 पैसे का सरकार आयकर ले लेगी। ठीक है। 13 पैसे का सरकार निगम कर ले लेगी, यानी कि कॉर्पोरेशन का जो टैक्स है। ठीक है। 13 पैसे का कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इसके बाद सरकार को ये उम्मीद है कि वो उत्पाद शुल्क से 8 पैसे कमा लेगी। ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी से, और सीमा शुल्क से सरकार 3 पैसे कमा लेगी, यानी ठीक कि है। 4। तो अब अगर आप ये देखें तो 36 पैसे का कर्ज और इतना पैसा सरकार टैक्स से जुटा रही है। अच्छा। तो हमको ये समझना होगा कि ये पूरे बजट में सरकार ने पूरी कोशिश ये की है कि अभी वो संसाधन जुटा पाए, और वो संसाधनों को जुटाकर उसका एक हिस्सा इकोनॉमी में डाल पाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रिवाइवल आ सके, मांग आ सके। तो अगर आप इसे देखें तो बजट में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस साल उसका कोई बहुत बड़ा असर तुरंत दिखने लगेगा। इकोनॉमी को रफ्तार देने की, सहारा देने की ये कोशिश है। अगर आप मोटे तौर पे समझें तो आर्थिक विकास दर, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में भी 11% दिखेगी, लेकिन वो अगर आप एक्चुअल देखेंगे तो 19-20 के हिसाब से केवल 2% बढ़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि 2 साल हम पूरे अपने इकोनॉमी के, अपने जीडीपी में बिना ग्रोथ के निकाल देंगे। ये बात सरकार भी समझ रही है, इसीलिए ये सेस लगा के, मोनेटाइजेशन करके, गवर्नमेंट की जो भी संपत्तियां उनका प्राइवेटाइजेशन करके सरकार का कोशिश है कि संसाधन जुटाए जाएं और संसाधन जुटाकर इकोनॉमी में लगाए जाएं। ठीक है। अच्छा शुभम सर, पहले ना रेलवे बजट जो होता है वो अलग होता था और आम बजट अलग होता था। समझ में आ जाता था कि भैया रेलवे में ये हुआ है और बाकी चीजों में ये हुआ है। अब रेलवे और आम बजट एक साथ ही आता है, तो रेलवे के क्षेत्र में क्या क्या हुआ इस बजट में? जी, रेलवे की जहां तक बात है तो रेलवे का बजट पहले अलग बजट आता था ऋतुराज, लेकिन इस बार मतलब अब रेलवे का बजट भी आम बजट का हिस्सा होता है और रेलवे को आम बजट में से ही एक राशि आवंटित कर दी जाती है। तो इस बार रेलवे को जो राशि आवंटित की गई है वो रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ रुपए की गई है, और ये रिकॉर्ड राशि है, जिसमें से अगर आप देखें 1.707 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दी गई है। यानी कि एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे के माध्यम से सरकार कराना चाहती है, और इसके लिए जो पैसा दिया गया है उसमें से एक बड़ी राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिफिकेशन है लाइनों का, मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करना है, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा करना है, इसमें ये सारा पैसा खर्च किए जाने की योजना है। ठीक है, रेलवे आपने समझा दिया। ये बजट जो है सर, शुभम सर, जैसा हम लोग अपने मनी मैनेजर प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि आम दिनों का बजट नहीं है, ये जो है एक मंदी का बजट है। कोरोना के कारण मंदी आई। हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या किया गया है, हेल्थ को लेकर क्या कदम उठाए हैं सरकार ने? क्या हेल्थ सबसे बड़ा जंप रहा, फोकस एरिया रहा सरकार का? देखिए, हेल्थ से ही दरअसल इस बार बजट शुरू हुआ। बस ये सरकार ने कहा कि कोविड के बाद ये चुनौतियों का बजट था, और चुनौतियों के बजट में सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हेल्थ जो है वो सरकार के फोकस में है। ये वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान बोला कि हम 2 वैक्सीन आ गई हैं, 2 वैक्सीन जल्दी आने वाली हैं, और सरकार ने वैक्सीन को लगाने के लिए, वैक्सीन देने के लिए जनता को करीब 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया, और ये कहा है कि ये आवंटन आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा एक आत्मनिर्भर स्वास्थ्य पॉलिसी की भी बात की गई, जिसके लिए 64,000 करोड़ रुपए अलग से नेशनल हेल्थ मिशन के इतर 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि गाँव में या जो टर्शरी सेंटर्स हैं वहाँ पर उनमें सरकार पैसा देगी, उनको दुरुस्त करेगी। इसके अलावा इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर आप ओवरऑल बजट की बात करें तो वो 137% बढ़ा दिया गया है। ये पहले से भी लग रहा था कि कोविड के दौरान जो हमने देखा कि तमाम
स्वास्थ्य का जो ढांचा था, स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा था, इस पर काफी असर पड़ा है। इसकी वजह से तमाम चुनौतियां सामने आई, तमाम दिक्कतें सामने आई और तमाम लोगों ने ये कहा कि एक जरूरत है कि बजट में बड़ा एलोकेशन स्वास्थ्य के लिए किया जाए और वही हमने देखा, स्वास्थ्य के लिए बड़ा एलोकेशन यहाँ पर सरकार ने किया है। ठीक है, स्वास्थ्य की बात हो गई। ऐसे समय में यह बजट आया है जब कृषि आंदोलन चल रहा है, किसानों के लिए क्या क्या है इस बजट में? देखिए, सरकार ने कई आंकड़े बजट के माध्यम से बताए और ये कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, लगातार किसानों के लिए उन्होंने कुछ आंकड़ों में ये भी बताया कि 43 लाख से ज़्यादा वीट किसानों को पैसा दिया गया। गेहूं के किसान, पैडी के किसान के लिए भी बड़ी सरकारी खरीद की गई और लगातार सरकार उनके लिए प्रयास भी कर रही है और एमएसपी पर खरीद हो सके, इसके लिए सरकार ने एक बजट में अलग से प्रावधान भी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार बजट में प्रावधान करके चल रही है वो एमएसपी पर किसानों की ज्यादा से ज्यादा फसल खरीद सके। तीनों कृषि बिल का कोई जिक्र नहीं था आज के बजट में, लेकिन हाँ, किसानों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, ये बिल्कुल कहा गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि कुछ तमाम ऐसी एग्री कमोडिटीज जो देश में भी पैदा होती है उनको सहारा मिल सके, इसके लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कुछ एग्री प्रोडक्ट्स पे बढ़ा भी दी है। ठीक, और अंत में मैं एक बार फिर से वो आम लड़का बन जाता हूँ। बजट में ना सर आंकड़े बहुत होते हैं और उस आम लड़के को ना बहुत ज्यादा आंकड़ा समझ में आता नहीं है। तो अगर आप 4-5 जो बड़े बड़े आंकड़े हैं इस बजट में, अगर उसको बहुत आसानी से समझा दे अंत में, तो ऐसा लगता है कि शुरू से लेकर अंत तक जो 20-25 मिनट समय खपाया है, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, 5 बड़े आंकड़े अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ा आंकड़ा सरकार का ये जो बजट है, ये पूरा 34.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 34.5 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी अगले वित्त वर्ष में, ये इसका मोटा मतलब है। 34.5 लाख करोड़। इस 34.5 लाख करोड़ रुपए में से सरकार 12 लाख करोड़ रुपए, 34.5 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेगी। कर्ज का सीधा नाता हमसे और आपसे कि अगर सरकार कर्ज लेगी तो निश्चित सी बात है सरकार बॉन्ड निकालेगी, बैंक उसमें पैसा डालेंगे और बैंकों के पास एमएसएमई को या अन्य जगहों पर पैसा देने का बहुत स्कोप नहीं बचेगा। ये हमारे सरकार के कर्ज से, और अगर सरकार बहुत ज्यादा कर्ज लेगी, खराब स्थिति में कर्ज लेगी, तो जो ब्याज दरें हैं वो भी निश्चित तौर पर नीचे अगर रखी गई तो उस पर आपकी ब्याज पर उसका भी असर पड़ेगा। इसको ऐसे समझे कि 100 रुपए थे बाजार में, पहले सरकार 10 रुपए कर्ज लेती थी और 90 रुपए आम लोगों को कर्ज और कंपनियों को कर्ज के लिए रखा जाता था। अब सरकार ही 40। अब अगर सरकार ज्यादा कर्ज लेगी तो निश्चित सी बात है कि पैसा बैंकों पे कम बचेगा, तो जो और बिजनेसेस को बूस्ट देने के लिए कर्ज की जरूरत है उनके लिए कम हिस्सा बच पाएगा। ये हो गई दूसरी बात। दूसरा बड़ा आंकड़ा, पहला आंकड़ा 34.5 लाख करोड़ का बजट, दूसरा आंकड़ा 12 लाख करोड़ रुपए सरकार बाजार से कर्ज लेगी। तीसरा बड़ा आंकड़ा यह है कि इस साल राजकोषीय घाटा मतलब कि सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर इस साल 9.5% रहेगा और अगले साल 6.8% रहेगा राजकोषीय घाटा जीडीपी का। तो यानी कि अगर आपकी जीडीपी 200 लाख करोड़ है और अगर आप ये मानते हैं कि अगले साल आप 6.8 या 7% का जीडीपी के सामने घाटा दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करीब 14 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ का घाटा सरकार अगले साल करेगी और 18 लाख करोड़ का करीब घाटा सरकार इस साल हुआ है। ये तीसरा बड़ा नंबर है। चौथा बड़ा नंबर ये है इस बजट का, अगर आप देखें तो सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में पूंजीकरण के लिए डाला है। ये एक नंबर है कि सरकारी बैंकों को और पूंजी दी जाएगी 20 लाख करोड़ रुपए की। एक 35,000 करोड़ का नंबर कोविड की वैक्सीन के लिए है, जो हमको लगता है कि हमारे आपके सबसे जुड़ी हुई बात है कि कोविड की वैक्सीन की सरकार ने 35,000 करोड़ का फिलहाल डाला और ये कहा है कि जरूरत होगी तो और पैसा भी यहाँ डाला जाएगा। ठीक है, शुक्रिया शुभम। हमने शुरुआत तो की थी एक आम लड़के से कि उसके लिए इस बजट में क्या है, हमने शुरुआत से ही उसी चीज को पकड़े रखा और अंत में आकर उन आंकड़ों का भी जिक्र किया जिसे समझना बहुत जरूरी था। उम्मीद है कि आपको यह पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद बजट बहुत आसानी से समझने में मदद मिली होगी। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। सुनते रहिए आज तक रेडियो। शुक्रिया।
तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।